बेटा ये तो आपको बहुत लोग बता देंगे, मैं भी बता रहा हूँ, रिवीजन से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नई नई चीज़ें पढ़ पढ़ के क्रैक नहीं हो पाएगा। आप बार बार कुछ नया पढ़ोगे, चलो ये किताब खत्म, दूसरा ले लो, दूसरी खत्म, तीसरी ले लो, उसके बाद रिजल्ट आ गया उसका, ठीक है, आपको पता लग गया कि भाई आपने ऐसा परफॉर्मेंस किया है। यहाँ तक तो सब लोग कर लेते हैं। इसके बाद जो स्टेप है वो डिसाइड करता है कि आप टॉपर बनोगे या नहीं, और वो स्टेप है एनालिसिस ऑफ योर मॉक एंड identifying your weakness and strengths. Hello students, welcome to the Adda 24/7 platform. My name is Marut Sharma. I am your quant and reasoning LR faculty and welcome to today's session guys. तो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पे मैंने थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ा दी है। आईपी मैट को लेकर के थोड़ा सा सस्पेंस हट रहा है, पर्दा उठ रहा है, और बच्चे अब जा कर के नींद से जग रहे हैं और इसकी प्रिपरेशन को सीरियसली ले रहे हैं, राइट। तो मैंने आपको पिछले काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि आईआईएम में एंट्रीज अब जो है इजी हो गई है बाय द हेल्प ऑफ द आईपी मैट एग्जामिनेशन। तो इसको क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी वाइज आगे बढ़ना है, राइट। तो क्या करना है, कैसे करना है, इस गाइडेंस के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। तो आज क्या करेंगे हम लोग, 7 महीने की, देखो लगभग एग्जाम आपका मई में है तो 8 महीने बचते हैं। अब लास्ट तक तो पढ़ते नहीं रहोगे, तो हम लोग 7 मंथ्स तक अपना सारी कहानी को वाइंड अप करने के लिए एक बेसिक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। इसमें मैं अच्छे से डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा और बहुत अच्छे पॉइंटर्स मैं दूंगा, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे आप ये समझ पाओगे। एंड इन नॉट ओनली फॉर आईपी मैट गाइस, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लागू होता है। आईपी मैट के लिए तो स्पेसिफिकली हमने बात की ही है इसमें, इसके अलावा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी। सो डेफिनेटली मेरे साथ बने रहो, और सबसे पहले शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बिना सब्सक्रिप्शन किए चैनल मत देखा करो, वीडियोस मत देखा करो, फिर हमको पता लग जाता है और फिर इट्स नॉट गुड। हाँ, सब्सक्राइब कर लो, इट विल बी बेनिफिशियल टू द बोथ ऑफ अस। डू लाइक द वीडियोस गाइज, अगर आपको अच्छा लगता है जो मैं कंटेंट लेकर के आता हूँ आपके लिए, तो डेफिनेटली लाइक करो एंड शेयर इट अक्रॉस चैनल्स। ये सिर्फ आईपी मैट स्पेसिफिक तो है ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आईपी मैट के बच्चों के लिए है, कोई भी इसको देख करके बहुत बेनिफिट ले सकता है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो, जो लोग और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई सीयूईटी की कर रहा होगा, कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर उनके काम आएंगी, राइट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर अडू, 7 महीने की डिटेल स्ट्रैटेजी के साथ। तो ये 7 महीने को मैंने क्या किया है, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सीधा 7 महीने को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ मैंने 3 से 4 महीने रखे, 4 से 5 महीने, और दूसरी तरफ 2 से 3 महीने रखे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से कि क्या होना है इन 4-5 महीनों में, आपको क्या करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये समझो कि बेसिक ग्राउंड जीरो लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत लोगों के मन में होता है कि भाई कैट डिफिकल्ट एग्जाम है, आईपी मैट डिफिकल्ट एग्जाम होता है, ये होता है, वो होता है। हाँ ठीक है, सब कुछ साइड में रखो, अभी से इतना आगे का मत सोचो, अभी तो सोचो शुरुआत करने का, एकदम ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से पढ़ो, ठीक है। तो क्वांट, एलआरडीआई और वीएआरसी, वीआरसी मतलब वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एलआरडीआई मतलब लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। क्वांट तो आपको पता ही है, उसके बेसिक्स पे फोकस करो इन 4 से 5 महीनों में, ठीक है। स्ट्रेटेजाइज करके, ऐसे रैंडमली नहीं कि आज ये आगे, ठीक है। मैं तो आ ही रहा हूँ आपके लिए सेशंस लेकर के, राइट। हमारे बैचेस भी आज शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। तो ये इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, बेसिक्स के ऊपर पहले फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ग्रेडियंट प्रैक्टिस। अभी ग्रेडियंट प्रैक्टिस क्या चीज होती है, ग्रेडियंट प्रैक्टिस आप लोग करते हो, ठीक है, बस इसको एक फैंसी नाम दे दिया गया है। ग्रेडियंट प्रैक्टिस मतलब जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तैयारी की है तो साथ पहले बेसिक एकदम सिंपल क्वेश्चन कर लिया, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला गया, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता चला गया, करते करते आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक पहुंच गए, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू ग्रेजुअली पिक इट अप। तो ग्रेडियंट प्रैक्टिस पे फोकस रखना शुरू से ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी क्वेश्चन ही लगा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ डिफिकल्ट वाले ही सॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे चढ़ोगे तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सेक्शनल मॉक्स लगाना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं सिलेबस और पढ़ना शुरू कर देंगे और फिर एकदम से मॉक लगाना शुरू कर देंगे। भाई तुमको जब तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं है, मॉक लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सेक्शनल मॉक यहाँ पे जरूरी है, खासतौर पर आईपी मैट वालों के लिए, क्योंकि आईपी मैट में जो है सेक्शनल टाइमिंग भी है, ठीक है। आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा एक सेक्शन सॉल्व करने के लिए, बाद में वो टाइम खत्म, वो सेक्शन खत्म, आप नहीं उसको अप्रोच कर सकते दोबारा, राइट। तो 40 मिनट के अंदर अंदर वो सेक्शन को खत्म कैसे करना है, उसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। सेक्शनल मॉक देना शुरू कर दो। ऑल्सो आप थोड़ा जैसे अभी कुछ टॉपिक्स मैंने रीजनिंग के पढ़ लिए होंगे, तो मैं रीजनिंग का जैसे दे दूंगा सेक्शन मॉक, क्वांट का पढ़ लिया होगा तो क्वांट का दे दूंगा, तो थोड़ी स्टैंडिंग समझ में आने लग जाएगी आपको, ठीक है। वंस वी आर डन विद दिस पोर्शन, 4 से 5 महीनों का ये पोर्शन निकलने लग जाएगा, तब हम लोग जो लास्ट का टाइम है
उसमें क्या करेंगे, रिवीजन। ठीक है बेटा, ये तो आपको बहुत लोग बता देंगे, मैं भी बता रहा हूं, रिवीजन से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नई नई चीजें पढ़ पढ़ के क्रैक नहीं हो पाएगा। आप बार बार कुछ नया पढ़ोगे, चलो ये किताब खत्म, दूसरा ले लो, दूसरी खत्म, तीसरी ले लो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ लिया तीसरी बार पढ़ो, एक बार सॉल्व कर लिया दोबारा सॉल्व करो, जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उस पर फोकस करो, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और उस पर फोकस करो, उस पर काम करो, तब जाकर के एग्जाम निकलता है। सिर्फ इस पार्ट से एग्जाम नहीं निकलेगा, सिर्फ इस पार्ट से एग्जाम नहीं निकलेगा, दोनों को कंबाइन करोगे तभी मजा आने वाला है। तो रिवीजन जरूरी है ही, साथ साथ इस स्टेज पे अब आप फुल मॉक्स दोगे तो लास्ट के 2-3 महीने मॉक्स ही मॉक्स निकालने, जितने मॉक्स दे सकते हो तो, ठीक है। अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक्स मिल जाएंगे, आप वो दे दो, प्रैक्टिस मॉक्स दे दो, बुक्स ले लो, जो भी ठीक लगता है, बस बैठ करके माहौल बना के मॉक्स देना शुरू करो। प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस आए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस तो करोगे, रेगुलरली एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो एग्जामिनेशन का और उस पर फोकस करो। अच्छा, इसको सिर्फ ब्लाइंडली नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि बस आज मॉक दे दिया, इतने मार्क्स आ गए, खत्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर अ स्टूडेंट व्हेन ही और शी इज अटेम्प्टिंग अ मॉक, अ फुल लेंथ मॉक, इज व्हाट हैपेंस आफ्टर द रिजल्ट इज जनरेटेड। एक बार आपने मॉक दे दिया, उसके बाद रिजल्ट आ गया उसका, ठीक है, आपको पता लग गया कि भाई आपने ऐसा परफॉर्मेंस किया है, यहां तक तो सब लोग कर लेते हैं। इसके बाद जो स्टेप है वो डिसाइड करता है कि आप टॉपर बनोगे या नहीं, और वो स्टेप है एनालिसिस ऑफ योर मॉक एंड identifying your weakness and strengths. So that is why the full length mock is actually useful. mock का मतलब क्या है? mock का मतलब एक mock exam. mock exam मतलब एक जो actual exam नहीं है लेकिन बिल्कुल उसके जैसा है। तो वो एग्जाम जब दोगे, जब एनालाइज करोगे, तभी तो समझ में आएगा कि गलती क्या है और उस गलती को सुधारना कैसे है, किस चीज पे काम करना है। इस चीज को यूज करोगे तभी इसका बेनिफिट है, वरना मॉक लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यही मैंने आगे, चलो मैंने पहले ही बोल दिया, डिटेल्ड सेल्फ एनालिसिस एंड असेसमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गिविंग मॉक्स, राइट। तो अब एक जनरल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। जनरल स्ट्रैटेजी में जरूरी नहीं है मैं सिर्फ आईपी मैट की बात कर रहा हूँ, हाँ आईपी मैट में तो ये काम आएगा ही आएगा, बट ये जनरली ओवरऑल सभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम आएगा। तो अपना माइंडसेट तैयार करना शुरू कर दो, ठीक है, कि भाई अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कैसे कैसे आपको उसी चीज़ों को अप्रोच करना है। तो सबसे पहला कदम, आपके पास 7 महीने बचे हैं, सबसे पहला कदम आप क्या करोगे, सिलेबस पूरा समझोगे और फॉर्मेट पूरा समझोगे, क्या क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, कितने क्वेश्चन पूछता है, कितना टाइम मिलता है, सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं, कितने सेक्शन में आता है, कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और ये सारी बातें डिटेल में मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुका हूँ। जो लोग पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए नए आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और धीरे धीरे आप अगर ढूंढोगे पीछे की तरफ आपको मिल जाएंगी, बहुत रिसेंट में ही, कुछ दिनों की, पिछले कुछ दिनों में, कि इनकी डिटेल्ड वीडियोस में ऑलरेडी ला चुका हूं, जिसमें मैंने आपसे सिलेबस की डिटेल में बात कर ली है, फॉर्मेट में की डिटेल में बात कर ली है। तो आपको कहीं जाने की, किसी और वेबसाइट को खोलने की जरूरत नहीं है, सीधा आप वीडियोस को देखो, आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी कि भाई सारा सामान, सारी चीजें एक साथ एक ही जगह आ गई हैं, राइट। और ये बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए, सबसे पहला स्टेप हमेशा यही रखना। हाँ, कुछ बच्चों का ये होता है कि इस स्टेप के बाद कोई स्टेप ही नहीं आता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड अडियर टू इट स्ट्रिक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बार आपको समझ आ गया कि मेरी ये सिलेबस मैंने रेडी कर लिया, फॉर्मेट बना लिया, अब मुझे एक टाइम टेबल तैयार करना है। तो टाइम टेबल तैयार कर लिया, कैसा, सबका इंडिविजुअल टाइम टेबल होगा। देखो, कोई लोग अर्ली राइजर्स हैं, कोई लोग लेट नाइट आउल्स हैं, राइट। तो होता क्या है, कोई अलग तरीके से पढ़ता है, कोई अलग तरीके से पढ़ता है, कोई सुबह नहीं पढ़ना पसंद करता है, कोई रात को पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है। तो अपने हिसाब से एक कस्टमाइज टाइम टेबल रेडी कर लो एंड बी श्योर दैट यू आर स्टिकिंग टू इट, ठीक है। अब टाइम टेबल में एक पॉइंट और जरूरी है, वो अगला पॉइंट है, वो ये है कि सारे सब्जेक्ट रोज पढ़ने। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर आज मन नहीं कर रहा, आज क्या करते हैं, क्वांट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अरे आज मन नहीं कर रहा, सिर्फ एलआर के सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, छोड़ो कुछ पढ़ते ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश पढ़ लेते हैं। दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ हेल्पफुल स्ट्रैटेजी। हाँ, वंस इन अ वाइल ठीक है, बट मेक योर टाइम टेबल इन अ वे दैट यू टच एवरी सब्जेक्ट एवरी डे, राइट। सो for a sample, for an example, what you can do is you can start with you can start your mornings with vocabulary. It's a very अच्छा रिफ्रेशिंग चीज़ है, छोटी अच्छी सिंपल तो नहीं कहूँगा बट अच्छी चीज़ है। नई चीज़ें सीखना शुरू करो, वोकेबलरी याद करना शुरू करो इंग्लिश में। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ोगे, दिन में आप क्वांट का काम कर लो। फिर दोपहर के टाइम थोड़ा सा आलस आने लगता है, सुस्ती आने लगती है, तो लंच वंच करके थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो, और ब्रेक के बाद फिर जब थोड़ा फ्रेश फील करो तो एलआर पे आ जाओ, एलआर और डीआई सॉल्व कर लो, ठीक है।
उसके बाद क्वांट की थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो, इंग्लिश सॉरी वर्बल एबिलिटी की और डिटेल में फिर प्रैक्टिस करो जो बाकी टॉपिक्स हैं वो। सुबह तो सिर्फ वोकैबुलरी करी थी ना, तो ऐसा एक राउंड द क्लॉक अपना सिस्टम रेडी कर लो कि कब कब क्या क्या कितना कितना पढ़ोगे और कैसे इसको अप्रोच करोगे, ठीक है। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, कई बच्चों को तो इसका मतलब ही नहीं पता होता है और आप जानते नहीं हो, ये जाने अनजाने में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, राइट। ये वीडियो जो भी देख रहा है, वैसे तो बच्चे देखते हैं बट और भी कोई अगर देख रहा है, कहीं सुन रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट्स अर्ली and sets on in you as a very 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 irritable and a negative habit and it troubles you lifelong। तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स का तो दुश्मन है ही है, ये कई वर्कर्स, लेबरर्स, कॉर्पोरेट क्लास जो भी काम करता है ये सबको नुकसान देता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे टैकल करना है, उस पर फोकस करना है, उसको हटाना है। मतलब ये आलस, ये जो है ना, ये भाई साहब प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रहे हैं कि अरे आज नहीं बाद में करेंगे, छोड़ो, अरे अभी नहीं बाद में करेंगे, अरे अभी मन नहीं कर रहा, ये कल करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ अवॉइड करनी एट एनी कॉस्ट। फंडामेंटल से शुरू करो, बेसिक्स पढ़ो, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है। पहले फंडामेंटल से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स को थरली सॉल्व करो और ग्रेडियंट प्रैक्टिस को फॉलो करो। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। इसके अलावा जो है एक डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। डिस्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि ना हमारी एक कार्नल नीड बन चुकी है, एक ऐसी आदत बन चुकी है कि फटाफट बस हमें जो है तुरंत एक नोटिफिकेशन आया, अरे मोबाइल चेक करते हैं क्या आ गया, अरे 5 मिनट हो गए अभी तक देखा नहीं है, नर्वसनेस हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, यार एकदम टेंशन सा हो रहा है, अब तक मोबाइल क्यों नहीं चेक किया है। कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है ना, आपके पास फ़ोन्स नहीं है, जेब में कुछ नहीं है, आप नॉर्मली चल रहे हो लेकिन वहाँ पे वाइब्रेशन फील होता है पैरों के पास जहाँ पे यूजुअली आप फ़ोन रखते हो, है ना, जिटर्स आने लगते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली आपका हाथ बार बार वहाँ जाता है कि मेरा फ़ोन का है, मेरा फ़ोन का है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर योर बॉडी एंड योर माइंड इज ट्राइंग टू मेक यू अवेयर दैट यू आर addicted to something, so you have to push yourself, make a distance there, right। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दो बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं उतना ही डिस्ट्रैक्टेड, उतना ही आप टाइम दो अपने आप को कि भाई फिक्स कर लो, अपने टाइम टेबल पे लगा लो कि ये आधा 1 घंटा मैंने इसके लिए दे दिया आज, बस, उससे ज़्यादा नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिट इन अ काम एनवायरनमेंट। अगर आप शोर शराबे में, भसड़ बाजी में अगर बैठे हो गए कहीं पे जहाँ पे बहुत ही कुछ मतलब बहुत डिस्टर्बेंस है, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, आप पैसेजेस पढ़ते हो, उसमें अच्छी है हाई लेवल की वोकैबुलरी वगैरह आती है। अब होगा क्या, जब आप बहुत ही डिस्टर्ब माहौल में होगे तो आपको वो पैसेज 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, या लूजिंग टाइम, है ना, कनेक्शन भी छूट जाएगा एंड देन मन नहीं करेगा। शांत एनवायरनमेंट में माहौल बना के पढ़ना शुरू कर दो, राइट। अच्छा, ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। तो ये जो टेक्स्ट, जो फॉन्ट बड़ा हो गया है, वो मुझे ये याद दिला रहा है कि भाई आप बच्चों को एक चीज़ बता दो, क्या बता दो कि भाई अगर आपको इसमें इन 2 पॉइंट्स में फर्दर सपोर्ट की ज़रूरत है, आप देख रहे होगे मैं अपने हर सेशन में आप ही लोगों से पूछता हूं कि अगले सेशन में आपको क्या देखना है। तो अगर इसमें फर्दर सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या आपको टाइम टेबल भी सर आज काम करो आप ही बना के दे दो, तो मैं एक मॉडल टाइम टेबल भी आपके लिए बना के ला सकता हूं एक सेशन में, जहां पे मैं डिटेल में दोनों केसेस में, जो अर्ली राइजर्स हैं और जो लेट नाइट आउल्स हैं, दोनों के लिए मैं लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। और आप टाइम टेबल उसके ऊपर अपना एक मॉडल रेडी कर सकते हो। इफ यू वांट वी कैन डू दैट। अगर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, एकदम आग लगा दो कमेंट कर करके कि हाँ सर हमें टाइम टेबल बना के दे दो आप, ताकि हमें समझ में आ जाए हमें क्या करना है। और प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करना है, ये तो आपको बहुत लोग बता देंगे, बट कैसे करना है ये भी एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, एक स्ट्रेटेजी है। 6-7 स्टेप्स हैं जो आपको रोज फॉलो करने हैं, धीरे 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 अपने ब्रेन को ट्रेन करना है एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देना है। तो अगर चाहते हो उसका भी एक जेनरिक सेशन में लेकर के आ सकता हूं, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, आई थिंक वो सबको ही बेनिफिट करेगा। सो डू लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब आगे आ जाते हैं क्वांट और LRDI सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे जेनरिक कि कभी सभी एग्जाम्स में क्या क्या चीज़ें काम आएंगी, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब जगह लगेगा आपको। लेकिन अभी अगर हम बात करें क्वांट और LRDI सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो हमेशा अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ फंडामेंटल्स पढ़ने हैं। तो फंडामेंटल्स कहाँ से तैयार करोगे आप? NCERT से। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, बच्चे क्या करते हैं जब मैं बोलता हूँ ना NCERT से पढ़ो, बच्चे NCERT फ्रेश एक तो होती नहीं है, आधों के पास तो निकल जाती है पूरे पुराने क्लासेस की, फ्रेश खरीद के लाते हैं, अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लेंगे, कहीं से भी ऑर्डर कर लेंगे, फ्रेश मंगाएंगे और बैठ करके पलटना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसको किताब की तरह, उसको नॉवल की तरह पढ़ते हैं, थियरी पढ़ते हैं उसमें से। इफ़ यू डू दैट यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी यू गोना फील डिस्कनेक्टेड वेरी सून। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना है। आप अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। मैं भी बना रहा हूँ, मैं भी बनाऊंगा आपके लिए, मैं भी लेकर के आता रहूँगा।
तो कॉन्सेप्ट यहां से समझो, एनसीईआरटी को बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करो। तो वो जो मैंने बोला था ना ग्रेडियंट प्रैक्टिस, तो बेस लेवल पे ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, बाकी आगे बिल्डअप करना है, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है बट लोगों के मन में नहीं आता है। लोग क्या करते हैं कि पहले जो है वो इजी टॉपिक सॉल्व करने लग जाते हैं, भाई क्या अभी ये उठाया, पहले वाला ये वाला कर लेते हैं, बहुत आसान है, पहले इतना ही पढ़ते हैं, बहुत ईजी है, बाद में डिफिकल्ट वाला बाद में देखेंगे। बाद में वो डिफिकल्ट इतना पाइल अप हो जाता है ना कि आप उसको देखते हो, आपको लगता है यार ये तो मतलब द सिलेबस इज मैग्नानिमस नाउ, व्हाटएवर इज लेफ्ट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टैकल इट, एंड फिर वहां से स्टार्ट होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का इशू, ठीक है। तो इसीलिए पहले डिफिकल्ट पहले निपटा लो, 4-5 महीने का टाइम है ना, शुरू के 1-2-3 महीने में, 2 महीने में निपटा दो ये सब कुछ, लास्ट के 2 महीने में थोड़ा इजी टॉपिक पढ़ो, ठीक है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अलग से करो, ये क्वांट के लिए, एलआर के लिए, इन सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अलग से करो, मतलब अपने टाइम टेबल में दिन में 15-20 मिनट, 5-10 मिनट से शुरू करना, 15-20 मिनट तक बढ़ा देना, डेली के सिर्फ कैलकुलेशन की तैयारी करो, मतलब कैलकुलेशन में ही आप स्पीड बढ़ा रहे हो, ठीक है। जल्दी एडिशन करना है, जल्दी सब्ट्रैक्शन करना है, जल्दी मल्टीप्लिकेशन करना है, लर्न ट्रिक्स एंड कीप सॉल्विंग। मैं तो लाऊंगा ही आपके लिए, अपनी तरफ से करो। यही पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था, सिलेबस बड़ा लगेगा आपको तो उसको छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में ब्रेक डाउन करो और हर गोल को अचीव करने में अपने आप को रिवॉर्ड्स दो। गुड चैलेंजिंग सिलेबस, चैलेंजिंग गोल शुड बी अटेन्ड एंड देन यू शुड रिवॉर्ड योरसेल्फ, आपको भी मजा आएगा। फ्रैक्शन में परसेंटेज एक शॉर्ट ट्रिक है कि भाई फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर 40% है, ठीक है, तो 40% को सीधा फ्रैक्शन में 2/5 लिखते हैं। तो अगर आपको मान लो 40% ऑफ 80 निकालना है कहीं पर भी, किसी डीआई के क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो आप 40% 40/100 इंटू 80, फिर वो 0 कट करके कैंसिल करके मल्टीप्लाई करोगे, इतने में टाइम नहीं होता है। सीधा 2/5 से 80 को मल्टीप्लाई करो, 32 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्विक काम करोगे तो आपका जल्दी काम होगा। वैदिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, फास्टर कैलकुलेशंस है। जैसे एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है, अक्सर बच्चों को कुछों को पता होती है, कुछों को नहीं पता होती है। बहुत इजी सी ट्रिक है। आपको कोई नंबर है 48, ठीक है, 48 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 5 8 40, 5 4 20, 22 + 4 24 240 करके आंसर निकाल देते हैं। आप क्या कर सकते हो, जो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया है इसका हाफ निकालो, ठीक है। अगर ऑड नंबर होगा तो पॉइंट्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इवन है सीधा हाफ कर दो, तो वो नंबर यहां लिख लो, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतना 0 लगा दो, ठीक है। और वहीं अगर इसी को डिवाइड करना होता मुझे 5 से, तो क्या करता, अब मल्टीप्लाई करना था तो हाफ किया था, डिवाइड करना है तो डबल कर दो, डबल करोगे तो कितना आएगा 96, और डिवाइड किया है ना तो 1 डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटी छोटी टेक्निक्स याद करोगे, आपके लिए काम आसान बनेगा और बहुत ही तेजी से आप ये चीजें सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ और पॉइंट्स भी हैं, एलआर में भी कुछ हेल्प करेंगे आपको। अच्छा, ये दिख रहा होगा आपको, एम्ब्रेस चेंज। ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेशन को अलग से प्रैक्टिस करो। इसका मतलब क्या है, आपको कैलकुलेशन के लिए अपनी जो पुरानी जो नीतियां आपकी चली आ रही है इतने सालों से, जो गढ़ चुका है आपके दिमाग में, जो बचपन में आपने वो स्क्वायर वाली किताब में डालना सीखा है कि भाई ये इंटू ये, डबल डिजिट इंटू डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट इंटू डबल डिजिट, ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उन तरीकों को छोड़ने में आपको टाइम लगता है, राइट। तो ये आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी कि मुझे अगर तेज बनना है तो मुझे ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। कई बच्चों के मन में आता है क्यों चेंज करनी है यार, कितने ही सेकंड बचा लूंगा। एवरी सेकंड काउंट्स गाइस। तो अपनी कैलकुलेशन को तेज करना है तो वो पुरानी आदतें छोड़नी ही पड़ेंगी। इसको इनकॉर्पोरेट डेली या प्रैक्टिस में करना शुरू कर दो ताकि आपको दिक्कत ना आए। अच्छा, एलआर के लिए भी अगर मैं कुछ बात करूं तो इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज बहुत अच्छे से याद कर लो। इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज, ए का मतलब 1, बी का 2, सी का 3, जेड का 26 ऐसे, और इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यूज भी कि अगर Z1 और Y2 और X3 और ऐसे A26 होता तो क्या होती प्लेस वैल्यूज, हो जाती है, बहुत इजीली याद होती है। कोई फॉर्मूला, कोई मंत्रा, कोई शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है, कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा चार्ट बनाओ, ठीक है। चार्ट पे A to Z लिख के 1 2 3 4 उसके आगे लिख दो, चिपका दो अपनी दीवार पे, रोज देखना शुरू कर दो। 5 6 10 दिन मैक्सिमम यहां सबकॉन्शियस में जो है बैठ जाएगा, वो इमेज बैठ जाएगी एंड यू विल स्टार्ट रिकॉलिंग इट इन योर क्वेश्चंस, याद हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, लेटर बेस्ड क्वेश्चंस, लेटर सीरीज के क्वेश्चंस बहुत तेजी से बनने लग जाते हैं, बहुत स्पीड इंक्रीज हो जाती है अगर आपको याद होता है तो। वो जो बच्चे साइड में लिखने लगते हैं ना चार्ट, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और बार बार रेफर करोगे तो टाइम और जाएगा उसमें। नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स याद रखो, ये तो हर क्वांट की फैकल्टी आपको बोलेगी, राइट, कि भाई परफेक्ट स्क्वायर्स याद कर लो, कम से कम 30 तक
और परफेक्ट क्यूब्स याद कर लो कम से कम 20 तक कर ही लो. यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम नंबर सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं समझ में आते, आपको पैटर्न नहीं समझ में आएगा. ये देख करके आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिलने लग जाएगी. रीजनिंग के अंदर पजल और अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे स्पेसिफिक फोकस डालना है, राइट. पिछले कुछ सेशन से पहले मैंने आपसे पूछा था, तो कुछ बच्चों ने मुझे बोला भी है कि सर आप एनालिसिस का जो है पिछले 2-4 साल का जो मैंने एनालिसिस करके आपके लिए सिलेबस एक्सट्रैक्ट किया था पूरा, क्योंकि टॉपिक वाइज सिलेबस दिया नहीं होता है, वो एनालिसिस के लिए बच्चे कह रहे थे कि सर आप लेकर के आइए सेशन, तो वो भी मैंने प्लान किया है. उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, लिटरली प्रूफ कर दूंगा आपके सामने कि मैं क्यों ये पॉइंट बोल रहा हूं कि क्यों पजल और अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे स्पेशल फोकस डालना है. 5-5, 6-6 क्वेश्चन यानी 2-2, 3-3 पैसेजेस, पैराग्राफ्स पजल बेस्ड या अरेंजमेंट बेस्ड मैट के एग्जाम में, आईपी मैट के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है. तो दिस होल्ड्स हाई वेटेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ये क्या चीज है? अब ये पॉइंट मैंने इसलिए डाला है, इसका रीजन ये है कि बच्चों का कुछ टॉपिक बहुत फेवरेट हो जाता है. जैसे ब्लड रिलेशंस आपका बहुत फेवरेट हो जाएगा अगर रीजनिंग में, तो आपको लगेगा कि ब्लड रिलेशन तो मेरा एकदम हॉट टॉपिक है, इसमें मेरा कुछ नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है. अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, या फिर मतलब एग्जाम में क्वेश्चन गलत आ जाए, कुछ गलती हो जाए, कुछ मिसप्रिंट हो जाए, और या फिर क्या होगा कि सच में क्वेश्चन कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है इजी टॉपिक्स में भी. तो आप क्या करते हो, क्योंकि आपके मन में मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं तो छोड़ नहीं सकता ऐसे, मैं तो उसमें अपना यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है. तो यू हैव टू लेट इट गो, आपको प्रैक्टिस करना है. देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये बोर्ड्स नहीं है, और ये ऐसे मतलब ये फुल लेंथ जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं वैसा नहीं है. कॉम्पिटिटिव आपको शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम आंसर्स देने, किसी को मतलब नहीं है कि आप वर्किंग कैसे कर रहे हो, ठीक है. So you will have to smartly start doing such stuff, and you'll have to let go of topics and questions, or not topics but questions which you are not able to solve in the examination, right? पहले पूरा पेपर कंप्लीटली देखने की आदत डालनी पड़ेगी आपको कि पूरा पेपर मुझे दिख जाए, एक एक क्वेश्चन बढ़ता गया देख लिया, है ना. अगर आप आईपी मैट रो तक की बात करो, 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स, मतलब मैक्सिमम एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे सकते हो, मैक्सिमम. उसमें भी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उसमें पैसे आ जाता है, 2-3 क्वेश्चन साथ में होते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन को 1 मिनट नहीं दे पाओगे, क्योंकि पजल को सॉल्व करने में भी टाइम चाहिए होगा. तो ये इन क्वेश्चन से टाइम बचा के आपको वहां यूज करना है. तो मैं तो कहता हूँ 40 सेकंड, 35-40 सेकंड एक क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा टाइम बिता के उस पर कि इज इट वर्थ इट और नॉट. नहीं है, आगे जाओ, मोह मत रखो उससे, डोंट गेट अटैच टू इट, ओके, जस्ट लेट इट गो, राइट. सो विद दैट वील एंड द सेशन हियर टुडे गाइस. आई होप जो आज मैंने बातें की आपसे वो आपको टच की होंगी, आप तक पहुंची होंगी, और आपको एक स्ट्रैटेजी, एक समझदारी, एक मन में सेंस आया होगा कि अच्छा आईपी मैट की तैयारी मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो. ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प नो मैटर व्हाट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, जिसमें क्वांट और एलआर आएगा या फिर कोई भी और सब्जेक्ट आएगा. So definitely guys, like this video, share it across channels with your friends who are also preparing for other competitive examinations, and do subscribe to our IP Mat channel. And thank you so much guys for coming here. I'll see you in the next session. Till then, bye bye, take care, namaskar, Jai Hind.